तो जिस घड़ी का सभी को था इंतजार, वो घड़ी बस चंद घंटों दूर। जी हां, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ेगा और भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा। तिरंगा चंद्रमा पर लहराएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़ी है बड़ी खबर है। करीब 3 घंटे बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। भारत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज भारत इतिहास रचने जा रहा है और अंतरिक्ष में एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है आज भारत। शाम को 6:04, ये समय नोट कर लीजिए। हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतिहास तो आज भारत गढ़ के रहेगा। इतिहास इस लिहाज से भी क्योंकि साउथ पोल वो जगह जहां पर विश्व में किसी देश की जरूरत नहीं हुई कि इस क्षेत्र में कदम रख सके, हम वहां सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बना रहे हैं। तो चलिए, चंदा मामा अब भारत की मुट्ठी में होगा। चांद और लैंडर की दूरी अब धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। चंद्रयान 3 का लैंडर अब धीरे धीरे चांद की सतह के बेहद नजदीक पहुंच गया है। वैज्ञानिक अभी से ही चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का दावा कर रहे हैं। और सबसे खास बात, 23 अगस्त यानी कि आज की तारीख ही चंद्रयान की लैंडिंग के लिए चुनी गई है। लेकिन 23 को क्यों चुना गया, ये खास रिपोर्ट आपको बताएगी। 1 0 +5 seconds। बचपन में आप सबने कहानियां सुनी होंगी चंदा मामा दूर के। आज के दौर में भारतीय वैज्ञानिक कह रहे हैं फिर भी जाना जरूर है। रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी हैं। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां अपना बेस कैंप बनाना चाहता है। अब भारत भी उस फहरिस्त में शामिल होने के करीब पहुंच गया है। Launch vehicle has been operationalized. The spacecraft director व्यूअर्स गैलरी दर्शकों से 1:30 p.m. yesterday. अंतरिक्ष विज्ञान में भारत एक और इतिहास बनाने से बस चंद पल ही दूर है। पूरा देश दम साध कर उस एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो अब अपने मिशन चंद्रयान 3 के महत्वाकांक्षी पड़ाव के नजदीक पहुंचने जा रहा है, जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। 2 1 0 +5 seconds। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. बीते महीने जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 तो रवाना किया गया था। अब जल्द ही चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। So definitely, because last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever that margins are less, we enhanced that margins. And at the same time, that when that sensors are not functioning, and wherever they're possible, the appropriate redundancy is put it. So that way, this time the system is, because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। वो हर मुमकिन कोशिश की गई है जिससे कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर जाए।
इस बार पहले की गलतियों से सीख लेकर पुरजोर तैयारी की जा रही है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तुलना में कई सारे बदलाव किए गए। इस बार वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 का अपडेट वर्जन, लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए। 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के बाद भी नहीं होंगे ब्रेक। पहले से ज्यादा ईंधन, डिजाइन में बदलाव, नया सेंसर जो लैंडिंग में मदद करेगा, सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, 5 की जगह 4 इंजन, चारों ओर सोलर पैनल से लेस, पहले से ज्यादा लेजर कैमरे से लेस, चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंड करना उतना भी आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह चांद की सतह का खुरदुरा होना है और उसके बाद जो सबसे प्रमुख चुनौती है लैंडिंग की चुनौती, लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना। ज्यादा रफ्तार की वजह से पिछली बार हुआ था क्रैश। उतरते वक्त लैंडर का सीधा होना। इसरो द्वारा चुनी जगह पर उतारना। चांद की सतह पर उतरने के लिए लैंडर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 23 अगस्त के दिन को ही चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया? तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 23 अगस्त को लैंडिंग का महत्व। एक चांद दिवस 14 दिन का होता है। मतलब चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात होती है। चंद्रयान रात के वक्त वहां उतरेगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसरो की गणना के मुताबिक 23 अगस्त से दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा। चांद पर रात के 14 दिन का समय 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिससे कि चंद्रयान 3 का रोवर चार्ज होता रहेगा। इसके साथ ही चंद्रयान अपने मिशन को अंजाम देगा। चंद्रमा की सतह काफी ठंडी होती है और खासकर रात के वक्त वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यही वजह है कि चंद्रयान की लैंडिंग के लिए दिन का वक्त तय किया गया है, ताकि धूप से लैंडर में लगे सोलर प्लेट से वो चार्ज होता रहे। जब कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हाँ, वहां पर पानी का होने का अंदेशा आइस के फॉर्म में और हीलियम 3 के होने का अंदेशा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन में मून की इंफॉर्मेशन में शायद साउथ पोल में नॉर्थ पोल के वनस्पत ज्यादा फायदे थे, इसलिए था। चांद की सतह पर अगर चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो जाता है
तो ऐसा करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 3 देश चांद पर पहुंच चुके हैं। सोवियत रूस, अमेरिका, चीन। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं, लेकिन ये इस उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं। लेकिन चंद्रयान 3 लैंडिंग में सफल रहा तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लैंडिंग सफल होने पर रोवर प्रज्ञान से बाहर आएगा। वहां चहलकदमी करते हुए चांद के वातावरण और पानी की खोज करेगा। पानी और बर्फ के अलावा वहां कई तरह के खनिज संसाधन मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बहरहाल चांद पर क्या कुछ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान चांद की जानकारी जुटाकर इसरो को भेजेगा। लेकिन फिलहाल तो सबकी नजरें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया। तो देखिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अब 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इस इतिहास को आज भारत लिखने वाला है अंतरिक्ष में। हमारे साथ हर एक चर्चा के लिए, हर एक एक्टिविटी जो होने वाली है अंतरिक्ष में चंद्रयान की, इस पर चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मृत्युंजय गुहा मजूमदार जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर अजय हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मृत्युंजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, और अगर हम बात कर लें, क्योंकि आज सब कुछ जो होगा चंद्रयान 3 सिग्नल पे जिस तरह से काम करेगा, इसका डेटा प्रोसेसिंग पर किस तरह से इफेक्ट पड़ने वाला है? जी, आज बहुत ही बड़ा दिन है भारत के लिए, और हम जैसा कि आपने बताया प्रथम ऐसे देश होंगे जो दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर कदम डालेंगे इन मैनर स्पीकिंग। पर उसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे तकनीकी या वैज्ञानिक प्रयोग हैं जो कि चंद्रयान 3 में किए जाएंगे। जैसा कि एक्सोप्लैनेट नाम का एक चीज़ है, जो एक्सोग्रह है, हमारे सौर मंडल से जो बाहर ग्रह है, उसमें जो जीवन के लक्षण हैं, जीवन के सिग्नेचर्स हैं, उसके विषय पर भी काम किया जाएगा। आपने चंद्रयान 2 के बारे में पूछा। चंद्रयान 2 के सहयोग से ही चंद्रयान 3 काम कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 में हमने ऑर्बिटर में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बिकॉज चंद्रयान 2 का ऑलरेडी वहाँ पे चांद के आसपास वो घूम रहा है पिछले कुछ सालों से। तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम जब डीप बूस्टिंग जो उसको मैनूवर कहते हैं, उसमें 3% 3 मीटर्स पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है, और आपने जो बताया, और 1 मीटर्स पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उसको अकाउंट करते हुए कैसे एक एआई टेक्नोलॉजी से हम मार्गदर्शन करते हुए चांद पे आ पाएंगे, चांद पे मतलब लैंड कर पाएंगे। तो यही हमारा अभी सबसे बड़ा लक्ष्य। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, तमाम दर्शकों को बताइए एल्गोरिदम का क्या रोल होने वाला है लैंडिंग के दौरान। कहा जा रहा है कि अगर एल्गोरिदम एक्यूरेट हुआ तो ही लैंडिंग सॉफ्ट हो पाएगी, वरना किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जी, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि चंद्रयान 2 में हमें टेलीमेट्री डेटा अवेलेबल हो रहा था जब हमने चंद्रयान 2 को भेजा था। इस बार हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इमेजिंग जो है, इमेजेस जो हैं रियल टाइम, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। और एआई का जो मार्गदर्शन हमारे मॉड्यूल है, उसमें क्या है कि हम अलग अलग दिशाओं में पिक्चर्स, इमेजेस रियल टाइम में कैप्चर करके ये देख रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी ऑफ डिसेंट कितना हो रहा है, और उसके हिसाब से सेल्फ करेक्शन जो हम एबिलिटी कहते हैं, उसका प्रयोग करके हम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसका प्रयोग करके बिल्कुल ही एक्यूरेट, जो लास्ट टाइम हमारे पास कुछ त्रुटियां थी, कुछ सॉफ्टवेयर एरर्स भी आए थे, तो हमारे पास अभी लगभग 9 के आसपास ऐसे एल्गोरिथमिक सेट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, जिसके साथ और एआई के साथ हम चांद पे उतर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जी
बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अजय भी बने हुए हैं स्टूडियो में। डॉक्टर अजय, देखिए आज इसरो एक इतिहास रचने वाला है और बच्चे देश का भविष्य हैं। 1-1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई गई ताकि बच्चे देख पाएं कि आज भारत अंतरिक्ष में किस तरह से इतिहास गढ़ने वाला है। अगर इसरो की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए साइंस की टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो किस तरह से इसरो ने काम किया है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं एक लाइन ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। मृत्युंजय जी को मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ, उनको नमस्कार भी करता हूँ और आई एम लकी कि उनके साथ मैं इस प्रोग्राम में हूँ। मृत्युंजय जी के बारे में एक मैं ख़ास बात बता दूँ, इन्होंने अपना पूरा जो शिक्षा लेने के बाद, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत में आकर के भारत में विज्ञान को लेकर के वो काम करना पसंद करेंगे और मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ थोड़ा काम करने का और उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ में ज़्यादा काम करूँ। तो हम जैसे युवाओं के लिए मृत्युंजय जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जो बात आपने इसरो की है, देखिए अगर मैं अभी ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। जो भी लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं या जानना चाहते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक थे जैसे विक्रम साराभाई हैं, तो उनका क्या विज़न था, वो क्या सोचते थे उस समय, तो आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि उस समय हमारे पास संसाधन कम थे लोगों से कम्युनिकेट करने के, लेकिन उस समय के उनके 1964 से लेकर के 1975 तक के कुछ लेक्चर्स हैं, पब्लिक लेक्चर, कुछ उसमें रेडियो के ऊपर आकर के उनके द्वारा जो बातें की गई, लोगों के लिए मैसेज दिए गए, उनका पूरा रिकॉर्ड इसरो ने अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है। कोई भी जाकर पढ़ना चाहेगा तो बड़ा इजीली पढ़ लेगा। वहाँ से उनका वो विज़न पता लगता है, जिस विज़न को आगे बढ़ाते हुए आज इसरो हर एक एज ग्रुप के लिए जो एक युवा अवस्था है उनको प्रेरणा देने का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल 9th क्लास के लिए, यानी कि जिन बच्चों ने अपना 8th क्लास कंप्लीट कर लिया है वो 9th क्लास में हैं, वो इसरो के यूवी का एक प्रोग्राम है जिसके लिए एलिजिबल होते हैं और पूरे देश से बच्चे यूवी का प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद इसरो हर एक राज्य यानी हर एक स्टेट से सिर्फ 3 बच्चों को सिलेक्ट करता है और आप देखिए कितने स्टेट हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करिए। उन सब बच्चों को इसरो अपने हेडक्वार्टर श्रीहरिकोटा में जाने का मौका देता है। उनकी ट्रेनिंग, उनको लाइव लॉन्चिंग दिखाया जाता है, साउंड रॉकेट जो भी वो जितना उनके इसरो के मतलब कर सकते हैं वो करके उनको दिखाता है। और आप यकीन मानेंगे, मैं ऐसे पर्सनली बच्चों को जानता हूँ, पंजाब से 2 बच्चों को जो थे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन जब वो इसरो की इस ट्रेनिंग को लेने के बाद वापस आए, लगभग 1 महीने की थी, जो कि बेंगलोर के सेंटर में भी गए, श्रीहरिकोटा भी गए, वहाँ पर इसरो के चीफ से मिले। आप सोचिए 9th क्लास का स्टूडेंट अगर इसरो के चीफ से जाके मिल रहा है, उसके अंदर का मोटिवेशन लेवल क्या है, कितना मोटिवेशन लेवल है। हमारे पास उसको मेजर करने का कोई इक्विपमेंट नहीं है। मोटिवेशन की हम बात भी कर रहे थे, कंप्लीट कर लूँ बस 1 मिनट अपनी बात को। ये जो बच्चे वापस आते हैं, ये बच्चे बाद में आसपास के स्कूलों में जाके 50 मिनट तक सैटेलाइट लॉन्चिंग पे बात करते हैं। अब देखिए उन बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसा है। तो ये काम इसरो जो है वो भारत के युवाओं के लिए कर रहा है, क्योंकि हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उतना तो हमें अपना टैलेंट जो है उसको निखारना होगा। बिल्कुल, मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरह से उसका जिक्र भी किया था, हाल ही में उसको लॉन्च भी किया गया, लेकिन अगर हम रिजल्ट्स की बात कर लें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कितने रिलायबल होते हैं? जी, तो इसमें क्योंकि आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के साथ हमारा जो चर्चा का विषय है वो है, तो इसमें मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करना चाहूँगा जो हम अभी उसमें लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। दोनों जगहों पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उससे कैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट के साथ, ज़मीन के साथ जो ये संबंध है, देयर इज़ अ लिंक जो हमें बना सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। पर आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगा कि अभी भी हम हमें काफ़ी कुछ करना बाकी है, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो 3 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बने हैं। अगले कुछ वर्षों में शायद 20 के आसपास हों, पर अगर हम विदेश में देखें या अलग देशों में देखें अभी, तो उसमें काफ़ी काम करना बाकी है। पर ये कहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार है, और हमारे और भी कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, इस ओर काफ़ी काम कर रहे हैं। क्वांटम एरर करेक्शन पे भी काम हो रहा है और क्वांटम कम्युनिकेशन पे भी काम हो रहा है। ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन का मृत्युंजय जी आपने जिक्र किया है। मैं आपसे ही समझूंगी कि देखिए जो हम लगातार बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 जब लैंड करने वाला होगा उस दौरान
8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है लैंडिंग को, और आफ्टर जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं उसको भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आज हम दिन भर से जब कवरेज दिखा रहे हैं मृत्युंजय जी, तो छोटे छोटे बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये 8 स्टेजेस क्या हैं और किस तरीके से ये लास्ट के 15 मिनट्स इंपॉर्टेंट हैं। जी, तो जब हम जो ऑर्बिट की बात करते हैं तो हमने एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा कि नवीन सोच और इन अ वे हम इंडिजिनस सोच जिसको कहते हैं, भारत ने उसका प्रयोग किया है। आप सभी को पता होगा कि रूस ने भी रॉसकॉस्मोस का लूना 25 जो है वो भी छोड़ा था। इन अ वे प्रतिस्पर्धा तो नहीं कहेंगे उसे, पर उनका भी अपना वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरना चाहते थे, पर उनके केस में वो रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्होंने वो विमान छोड़ा था। हमारे चंद्रयान 3 में हमने गुरुत्वाकर्षण के आधार पे अर्थ के आसपास, हमारे पृथ्वी के आसपास का जो ऑर्बिट है उसको पहले पकड़ के धीरे धीरे करके बूस्टिंग किया। हर एक ऑर्बिट के जब हम एक पॉइंट होता है वहाँ पे बूस्ट करके नेक्स्ट ऑर्बिट पे गए। ऐसा करते करते जब हम चांद के गुरुत्वाकर्षण के उस जो फील्ड है उसके आसपास आए, क्या इसको इजीली मृत्युंजय जी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारी गाड़ी ढलान पर होती है तो हम अपने फ्यूल का जो स्विच है उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक उस तरीके से? हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें अपना ही एक फोर्स आ जाता है जिसके वजह से खुद ब खुद चल सकता है। आप स्लिंग शॉट की भी बात सोच सकते हैं। अगर आप उसको घुमाएंगे, एक पत्थर को एक स्लिंग शॉट में घुमाएंगे तो उसका एक अपना एक सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स कहते हैं उसके तहत अगर आप उसे छोड़ेंगे तो वो सीधा आगे की तरफ बढ़ता है। तो उसको हम अगर आधार मान के चले तो उसके आधार पे ही चंद्रयान 3 का पूरा बूस्टिंग का टेक्निक प्रयोग किया गया है। उसके बाद जब हम चांद के पास आते हैं तो वो 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर का जो वो है, एक देयर इज अपोल्यून कहते हैं और पेरिल्यून कहते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। तो उसके अराउंड, चांद के अराउंड वो घूम रहा था। उसके बाद वो 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया। अभी जो जिस स्थिति में है वहाँ पे ये है कि हम हॉरिजॉन्टल जो जिस वे में चल रहा था उससे हम वर्टिकल दिशा में धीरे धीरे करके एक डी बूस्टिंग मैनूवर में आने लगेंगे, जहाँ पे थ्रस्टर्स या थ्रॉटल, अपने थ्रॉटलेबल इंजन्स की शायद बात की थी, उसके तहत हमारी जो गति है उसे धीरे धीरे कम किया जाएगा। एंड जब हम बहुत पास आ जाएंगे, बहुत समीप आ जाएंगे चांद के, उस समय जो एआई का जो टेक्निक है उसके तहत देखा जाएगा कि क्या सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है, उसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। एंड उसके बाद देखा जाएगा कि जो सतह है उसमें कोई क्रेटर नहीं है या कोई पत्थर नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो रैंप है जिससे जो रोवर निकलेगा हमारे उस लैंडर से, उसमें 12 डिग्री जो एंगल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे फिर मतलब थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पूरा जो एक सवाल मेरा मृत्युंजय जी और रहेगा आपसे, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि इसको आप क्लियर करते हुए चलिए। देखिए, रशिया ने अभी लूना 25 को लॉन्च किया था, वो क्रैश हो गया, और क्रैश होने के पीछे चंद्रयान 2 के पीछे भी और लूना 25 के पीछे भी रीज़न बताया जा रहा है कि जो उनकी स्पीड रही, क्या लूना 25 के बाद हमारे साइंटिस्ट वो और ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि पर सेकंड के अकॉर्डिंग 1 से 2 मीटर की स्पीड से हम चलेंगे। बिल्कुल, और ये जवाब हम लेंगे मृत्युंजय जी, लेकिन अभी रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए, अजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऐसे तो 23 अगस्त को चंद्रयान के लैंडिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में इसरो 27 अगस्त के दिन पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इस सबसे इतर पूरे देश में खुशी का माहौल है। बनारस से लेकर मुंबई तक हवन का दौर चल रहा है। चंद्रयान के आखिरी के 15 मिनट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल माना जा रहा है। 2-1-0 of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3
इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। 23 अगस्त को न केवल हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नजर इसरो पर टिकी हुई है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अब तक 23 अगस्त को ये शाम 6:04 पर चांद पर पहुंचेगा। 2 1 0 पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इस दौरान चंद्रयान 3 का सफर कैसा रहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। LV-M3 रॉकेट से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। उसके बाद से लैंडर लगातार चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग की संभावना। इस बार इसरो के वैज्ञानिक कोई लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिक अभी से दो विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इसरो के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर ये तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। तो लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है, वो सब भी तैयार रखी है। देश में दुआओं का दौर जारी है। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्री मठ बाघम्बरी गद्दी और महाराष्ट्र के मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। चंद्रयान 3 के आखिरी 15 मिनट की अहमियत मिशन में सबसे ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो आखिरी के 15 मिनट ही चंद्रयान की सफलता की इबारत लिखेंगे, या कहें कि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल होंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स का नाम दिया गया है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। पूरे देश की नजर 23 अगस्त पर टिकी हुई है, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अगर मिशन चंद्रयान सफल रहा तो ये न केवल अंतरिक्ष में एक लंबी उड़ान होगी, बल्कि दुनिया का भरोसा भी भारत पर बढ़ेगा, जो आने वाले समय में कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मददगार साबित होगा और हिंदुस्तान के लिए भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चंद्रयान 3 उधर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश में है, तो इधर दुनिया भर में भारत के इस मिशन पर चर्चाएं हो रही हैं। दुनिया नजर गड़ाए बैठी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोलोराडो की तस्वीरें हैं, न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं, वर्जीनिया की तस्वीरें हैं, जहां जहां भारतीय संपूर्ण विश्व में मौजूद हैं। हर भारतीय के दिल की धड़कन आज बढ़ी हुई है, क्योंकि भारत न सिर्फ उन 4 देशों में शुमार होगा जो So we have conducted these tests and they have taken enough cautions to have the soft landing of Chandrayaan over the moon surface. After some time they will allow it to settle down because a huge dust is expected. So after that the small boy will come out of it and it will take a selfie with its mother and everything will go smooth, and we are all, as a common Indian and also a scientist, I am very excited to see that. Thank you so Thank you. Thank you. तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ना सिर्फ विदेश बल्कि देश में भी आप देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें, दिल्ली, पुणे, रामेश्वरम, अजमेर, सूरत, वाराणसी, तस्वीरें महज 6 जगह की दिखाई जा रही हैं, लेकिन समूचे दुनिया में यही हाल है। हर तरफ पूजा अर्चना की जा रही है, दुआओं का दौर है। दिल्ली में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से गुरुद्वारे में अरदास लगाई जा रही है। हर तरफ प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है कि आज भारत अंतरिक्ष में एक ऐसी अमिट छाप छोड़े कि दुनिया इस बात को माने कि आज भारत बदल चुका है। सशक्त भारत की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए अगर हम बदलते भारत की तस्वीरों को देखें तो एक जगह से बैठकर दूसरी जगह से सिग्नल कैच करना, सिग्नल रिसीव करना, इसमें जो भारतीय साइंटिस्ट हैं एससी बोस जी, उनका एक अहम योगदान रहा है। क्या लगता है वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन जो सबसे अहम योगदान रहा भारतीय साइंटिस्ट का रहा, और आज इस टेक्नोलॉजी का कितना अहम योगदान रहेगा चंद्रयान 3 के मिशन में? बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये कम्युनिकेशन रिले सिग्नलिंग जिसको कहते हैं, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में जो सहयोग है, एंड जिस प्रकार से हमने ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 और उसका जो लैंडर से लेकर रोवर तक का जो कम्युनिकेशन चैनलिंग है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि आपने लूना 25 की बात की थी, चंद्रयान 2 की बात की थी, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम उस जगह जाना चाहते हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, मानवता आज तक नहीं पहुंची है वहां पे। तो वहां पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लो बैक डस्ट कहते हैं कि एक धूल एक प्रकार का होता है, उसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। जब आप उतरते हैं उस समय जो मैन्यूवरिंग है वो बहुत ही फाइन ट्यून होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने 2 चैनल्स खोले हैं। चंद्रयान 3 में 2 ऐसे प्रकार के चैनल्स हैं। एक में क्या है कि हम चंद्रयान 2 के थ्रू हम अर्थ के साथ वो कम्युनिकेट कर पाए, एंड दूसरा है कि वो डायरेक्टली भी रिले कर पाए डेटा, टेलीमेट्री और कुछ और जो पैरामीटर्स हैं उसे हमें ग्राउंड स्टेशन के साथ। तो इसके वजह से हमारे जो कहते हैं अंग्रेजी में ऑल बेसिस कवर्ड, वैसा ही कुछ है। और हमें इस पे बहुत गर्व है कि हमने सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी जो संभावनाएं हैं उसके बारे में सोचा है। जी मृत्युंजय जी, सवाल पर हम वापस आएंगे आपके पास में। चंद्रयान 2 का मैं लगातार आपसे जिक्र कर रही थी। चंद्रयान 2 और ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र किया है कि किस तरीके से दोनों ने हेल्प करी है, तो क्या इसमें सैटेलाइट्स का भी रोल रहा है? तो उसमें एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन है उसके 3 भाग हैं, मतलब उस पूरे स्पेसशिप का ही प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जो है वो IDSN यानी इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। लैंडर मॉड्यूल जो है वो रोवर के साथ और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ भी कॉन्टिजेंसी लिंक के तहत जुड़ा हुआ है, और रोवर सिर्फ लैंडर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन का जो है भाग दर भाग डिवीजन है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टिजेंसी है वो ये है कि हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के सहयोग से अगर ज़रूरत पड़े तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अजय जी आपके पास आएंगे। आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इसरो ने किस तरीके से जो है ज़रूरी कदम उठाए हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ। आपको क्या लगता है कि और भी किस तरह के चेंजेस होने चाहिए? वैसे तो एक चीज़ रह गई थी बताने वाली, इसके साथ साथ इसरो की स्पेस ऑन व्हील करके बसें भी हैं जो भारत के विभिन्न एरिया में इसरो का प्रयास है। इसके अलावा इसरो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक प्रोग्राम लेके आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको बड़े कानवास में देखें तो अगर हम देखते हैं विक्रम साराभाई को, APJ अब्दुल कलाम जी को, ये नाम बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि इनको हम ज़्यादा कहीं ना कहीं सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो
बड़ा कानवास तो यही है कि ये जो कम्पिटिटिव एक दौर आ गया है स्पेस वाला, तो इसमें हम किस मंशा के साथ आए थे। तो जब एक बार विक्रम साराभाई जी से पूछा गया कि अभी तो उस समय देश के पास उतने संसाधन तो नहीं हैं, हम सभी को मालूम है कि उस समय नहीं थे संसाधन इतने, कि हम पैसा क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों ये सब करना चाहते हैं। तो उस समय विक्रम साराभाई जी का आप विज़न देखिए, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम इसमें पैसा क्यों लगाना चाह रहे हैं या पैसा वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही छोटी दृष्टि से सोच रहे हैं, वो दूर का नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि विक्रम साराभाई जी ने इस बात पर जोर दिया था कि जितनी भी हमारी आज की समस्याएं हैं या फ्यूचर में जो समस्याएं होंगी हमारे देश के सामने, उनको हल करने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा हम सेल्फ रिलायंट होंगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, उतने ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको जान करके बहुत हैरानी भी होगी इस फैक्ट को कि 1992 से लेके 6 मई 1992 से लेके एंड अगेन मई 1994 1994 तक यूएस ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। किस चीज़ का प्रतिबंध लग गया था? और ड्यूरिंग कारगिल वार ये प्रतिबंध लग गया था, क्योंकि हम क्रायोजेनिक इंजन लेना चाह रहे थे रशिया से। तो उस समय अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और उस दौरान जिस समय हम भारी संकट में थे, हमारे सैनिक बॉर्डर पर युद्ध लड़ रहे थे, अपनी जान दांव पर लगाए हुए थे, उस समय हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया अमेरिका ने। तो इन फेस को भी देखा है, और शायद विक्रम साराभाई इन सब चीज़ों को पहले से एनालाइज करके चल रहे थे कि कल जब हमें किसी से ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, तो ये देश हमारा साथ उस तरीके से शायद नहीं देंगे। इस कंपटीशन के दौर में सब अपने अपने फायदे देखेंगे, तो हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। हर कोई फायदे देख रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन मृत्युंजय जी से लेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। मृत्युंजय जी, देखिए हम देख रहे हैं कि वक्त बदल गया है। एक वो वक्त था जब भारत को क्रिटिसाइज किया जाता था, आज प्रेज किया जा रहा है। पीएम मोदी खुद विदेशी सरजमी से देखेंगे आज भारत किस तरह से अमिट छाप छोड़ेगा चांद पर। जिस तरह आपने देखा था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड ने एक अलग तरह से तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से स्पेसशिप लैंड करता है, अगर हम आज की बात कर लें, चंद्रयान की बात कर लें, तो क्या ये कुछ वैसा ही होने वाला है कि जो रियल लाइफ है वो हम रियल में देखने वाले हैं, या उससे कितना अलग होने वाला है आज? जी, बहुत ही रोमांचक प्रश्न है वो। उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा जो अजय जी ने कहा। आत्मनिर्भरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने इन स्पेस बोल के एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो प्रोक्योरमेंट और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में भारतीय सरकार के साथ काम कर पाएंगी। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमने कदम उठाया है। और आपके प्रश्न में अगर पे आऊँ तो उसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मूवी में जैसे दिखते हैं वैसे ही होंगे शायद, पर मैं ये कहूँगा हम उससे आगे बढ़ गए हैं। हम उससे भी ज़्यादा आधुनिक तकनीकों से लैस एक हमने विमान वहाँ भेजा है जहाँ पे AI का भी प्रयोग हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे आशा है कि आज 6 बजे बिल्कुल अच्छे से 6/4 को अच्छे से सब कुछ हो जाए, और भारत के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन रहे इतिहास में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 आज अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है, और न्यूज़ इंडिया सबसे पहले आपको हर तस्वीर दिखाएगा। पूजा, बिल्कुल, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जब रखेगा कदम तो भारतीयों के दिल तो धड़केंगे ही, साथ में विदेशियों के दिल भी धड़केंगे, विदेशी देशों के दिल भी धड़केंगे कि ये कौन सा कीर्तिमान है, ये कौन सा जज्बा है जो भारतीयों की छाती में धड़कता है कि जहां उतरने की हिम्मत संपूर्ण विश्व में किसी देश ने नहीं दिखाई, हमने वहां की जुर्रत की है, और वहां जो एक इतिहास रचने वाला है। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।